प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस लॉ का टॉपिक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एक इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम टॉपिक यह कवर करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर व्यवसाय प्रशासन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो व्यापारिक क्रियाएं होती हैं उनको व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक अधिनियम का निर्माण होता है और उनका उद्गम होता है। जैसे व्यापारिक क्रियाओं के संचालन एवं विकास की गति में कई सारी कठिनाइयाँ सामने आने लग जाती हैं, तो उसी के अनुरूप व्यापारिक संनियम को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। तो अन्य प्रकार के अनुबंधों की भांति ही साझेदारी अनुबंध यानी पार्टनरशिप एक्ट भी एक विशिष्ट प्रकार का अनुबंध है और इस अनुबंध से संबंधित प्रावधान एवं व्यवस्थाएं भारतीय साझेदारी अधिनियम में इंक्लूडेड है। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहलाता है और यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से कार्यान्वित हुआ था। और यह अधिनियम अंग्रेजी साझेदारी अधिनियम 1890 पर आधारित है। इसमें टोटल 74 धाराएं हैं और अलग अलग न्यायालयों द्वारा समय समय पर प्रतिपादित सिद्धांतों, व्यवहारों और भारतीय दशाओं और परिस्थितियों के अनुरूप और अनुकूल तथा प्रथाओं और रीति रिवाजों को आधार बनाकर अत्यधिक व्यावहारिक और इसमें आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन करके नवीन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को बनाया गया है। तो संक्षेप में यदि हम कहें तो पूर्व में साझेदारी से संबंधित संपूर्ण प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अध्याय 11 में धारा 239 से 266 तक दिए गए थे और ये व्यवस्थाएं साझेदारी संबंधी व्यवहारों पर पूर्ण तरह से ध्यान नहीं देती थी। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए नया भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू किया गया। इसमें कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कि फर्म का कार्य, एक्ट ऑफ फर्म। फर्म का कार्य से तात्पर्य है फर्म के सभी साझेदारों में किसी कार्य अथवा फर्म के किसी एक साझेदार अथवा एजेंट के ऐसे कार्य से है जिसके द्वारा कोई ऐसा अधिकार उत्पन्न होता है जो फर्म के द्वारा अथवा फर्म के विरुद्ध प्रवर्तनीय हो सकता है। एग्जाम्पल, एक फर्म में राम, श्याम और राधा 3 साझेदार हैं। फर्म की ओर से राम एक अनुबंध करता है। इस अनुबंध का दूसरा पक्षकार यदि कोई त्रुटि या गलती करता है तो फर्म उस पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। यद्यपि अनुबंध राम ने ही किया है, इसके विपरीत यदि कोई फर्म कोई त्रुटि या गलती करती है तो अन्य पक्षकार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि राम के द्वारा किया गया कार्य फर्म का कार्य है। दूसरा शब्द आता है कारोबार या बिजनेस। इसमें प्रत्येक प्रकार का व्यापार, धंधा या पेशा, ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन शामिल होता है और यह धारा 2H के अनुसार है। नेक्स्ट आता है निर्धारित या प्रेस्क्राइब्ड। निर्धारित से तात्पर्य भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन संनियम द्वारा निर्धारित नियमों से है। और अलग शब्द एक और आता है तीसरा पक्षकार, थर्ड पार्टी। तीसरे पक्षकार से आशय फर्म अथवा फर्म के किसी साझेदार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से है। वह व्यक्ति जो फर्म का साझेदार नहीं है, फर्म के लिए तीसरा पक्षकार कहलाता है। अब हम कुछ इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सामान्य शब्दों में यदि हम इसका अर्थ देखें तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ अर्जित करने अथवा उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से परस्पर किसी व्यवसाय के संचालन हेतु कोई ठहराव करते हैं और व्यवसाय संचालन के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं तो उनके बीच के संबंध को साझेदारी कहते हैं। परिभाषाओं में प्रोफेसर हैने की परिभाषा है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने के लिए सहमत होते हैं। दूसरा आता है अंग्रेजी साझेदारी अधिनियम 1890 के अनुसार साझेदारी लाभ के उद्देश्य से सामूहिक रूप से व्यापार चलाने के लिए व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला संबंध है। यानी पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। तो इस तरह से हमने देखा कि साझेदारी का अर्थ साझेदारों के बीच संबंध से है, न कि साझेदार अथवा साझेदारी व्यवसाय से। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए और बी गेहूं की 20 बोरी खरीदते हैं और उसे आपस में बांटने का ठहराव करते हैं, तो यह ए और बी साझेदार नहीं है। इसी तरह से सोनिया और सुशील एक हवाई जहाज़ के स्वामी हैं, वे साझेदार नहीं हैं। इसमें व्यवसाय से लाभ में अंश पाने का तत्व विद्यमान नहीं है। इसके आवश्यक लक्षण देखते हैं हम। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें आवश्यक है। साझेदारी व्यवसाय का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक हैं, जो कि धारा 41 में स्पष्ट किया गया है। इसी तरह से अगर साझेदारी व्यवसाय में कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार अधिकतम संख्या किसी बैंकिंग उपक्रम में 10 तथा किसी अन्य व्यावसायिक उपक्रम में यह संख्या 20 होनी चाहिए, अन्यथा साझेदारी को अवैध माना जाएगा। एक अति अनिवार्य और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल व्यक्ति ही साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा इसका लक्षण आता है एक ठहराव या अनुबंध का होना। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। यह तत्व या लक्षण साझेदारी के स्वैच्छिक अनुबंधनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है और यह इस बात पर ध्यान देता है कि 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच ठहराव या अनुबंध के द्वारा ही साझेदारी का निर्माण होता है। इस प्रकार के ठहराव में वैध ठहराव अर्थात अनुबंध के सभी लक्षण जैसे कि प्रस्ताव, स्वीकृति, अनुबंध करने की योग्यता, स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य आदि आते हैं। इसके साथ ही साझेदारी का निर्माण लिखित या मौखिक ठहराव के द्वारा भी किया जा सकता है। फिर आता है व्यवसाय का होना। साझेदारी का निर्माण अनिवार्य रूप से व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु और सेवाओं का बार बार क्रय और विक्रय होना आवश्यक है। एग्जाम्पल यदि हम ले तो आर और एस मिलकर इंग्लैंड से 100 गांठें ऊन की खरीदते हैं और उन्हें आपस में बांट देते हैं, तो आर और एस पार्टनर्स नहीं है, वे सह स्वामी हैं क्योंकि उन्होंने कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया है। नेक्स्ट इसका फीचर आता है लाभ कमाने का उद्देश्य, एग्रीमेंट टू अर्निंग प्रॉफिट। साझेदारी का निर्माण या स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जानी अनिवार्य है। जिस साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना न हो उसे कानून की दृष्टि में साझेदारी नहीं कहा जा सकता है। किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहा जा सकता है। अग्रीमेंट टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभों को आपस में बांटना भी इसका एक आवश्यक लक्षण है। साझेदारी के अंतर्गत जो लाभ अर्जित किया गया है उसे साझेदारों में आपस में बांटना भी चाहिए। तो धारा 4 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि साझेदारों में लाभ विभाजन के लिए ठहराव का होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट और स्वामी होता है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट इन प्रिंसिपल ऑफ फर्म। साझेदारी व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट और ओनर, स्वामी दोनों ही रूप में होता है। इसके अंतर्गत साझेदारों के उत्तरदायित्व का निर्धारण एजेंसी अनुबंध की भांति ही होता है। जिस प्रकार एक एजेंट के कार्य का तात्पर्य उसके स्वामी के कार्य से होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार का कार्य भी उसकी फर्म का कार्य कहलाता है। संचालन सभी के द्वारा या उनकी ओर से किसी एक के द्वारा। साझेदारी व्यवसाय में यह निहित है कि साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार उसका स्वामी एवं एजेंट है और दोनों ही रूप में उसका अस्तित्व होता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। धारा 13 भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार सामान्य रूप से व्यवसाय के अंतर्गत या आकस्मिक दशाओं में साझेदार ने व्यवसाय संबंधी कोई कार्य किया है और उससे हानि हुई है तो ऐसी दशा में साझेदार की हानि की पूर्ति फर्म के द्वारा की जाएगी। इसी तरह साझेदारी सामाजिक स्थिति नहीं होती है। पार्टनरशिप इज नॉट अ सोशल स्टेटस। जैसे कि संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के अंतर्गत यह पाया जाता है, उस तरह से
साझेदारी का जन्म ठहराव या अनुबंध से होता है, न कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में पुत्र जन्म लेते ही व्यवसाय का सह स्वामी हो जाता है, लेकिन साझेदारी के अंतर्गत स्वामित्व की प्राप्ति ठहराव या अनुबंध के परिणाम स्वरूप ही होती है। इसी तरह असीमित दायित्व भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इसका तात्पर्य यह है कि एक साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म में अपने द्वारा लगाई गई या प्रदत्त पूंजी तक ही उतना ही नहीं होता है, बल्कि आवश्यकता होने पर फर्म के दायित्व का भुगतान करने के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। हित हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। साझेदारी का निर्माण केवल ठहराव के आधार पर ही नहीं बल्कि सद्विश्वास पर भी आश्रित होता है। इस साझेदारी में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें पारस्परिक रूप से पूर्ण विश्वास की भावनाएं हो, कार्य हो। पारस्परिक सद्भाव यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट और गुड फेथ। साझेदारी पूर्णतया पारस्परिक सद्विश्वास पर आधारित और आश्रित होती है। प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत हित की अपेक्षा फर्म के हितों को अधिक महत्व देता है। पूंजी विनियोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। साझेदारी का निर्माण करने वाले प्रत्येक साझेदार को पूंजी विनियोग करना अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति ही साझेदार, ओनली अ पर्सन पार्टनर। साझेदारी के निर्माण के लिए केवल व्यक्ति ही आवश्यक होता है। कोई भी समावेशित संस्था या उपक्रम जैसे कंपनी, निगम, पूंजीगत उपक्रम साझेदार हो सकते हैं, लेकिन साझेदारी फर्म स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होने से साझेदार नहीं बन सकती है। इसी तरह से पारस्परिक सद्भाव हमने अभी देखा। फर्म तथा साझेदार का अस्तित्व पृथक न होना। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि साझेदार एवं फर्म दोनों को एक ही माना जाता है। इस प्रकार साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के अस्तित्व से अलग या पृथक नहीं होता है, क्योंकि जब तक कोई साझेदार फर्म से निकाल दिया जाता है या दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में साझेदारी का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वह हमारा बेस्ड होगा कि साझेदारी या सह स्वामित्व में क्या अंतर होता है।